नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य भेद को जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ा था। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसमें कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य जो मुख्य बात होती है, और उसी से लगे हुए अन्य गौण उपवाक्य भी होते हैं जो उससे किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये उपवाक्य एक भी हो सकते हैं और 2-3 भी हो सकते हैं। ये गौण उपवाक्य, इसको हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 3 प्रकारों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य का भेद है वह है संज्ञा उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य के बारे में ही आश्रित उपवाक्य बताता है। तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो भी उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले प्रायः की योजक का प्रयोग होता है। कहीं कहीं की अदृश्य भी होता है, लेकिन अधिकतर की योजक हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण इस तरह से है कि प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। देखिए, इसमें प्रधानाचार्य ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, और की योजक से जुड़ा हुआ कल छुट्टी रहेगी यह आश्रित उपवाक्य है, और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधानाचार्य जो इसमें संज्ञा है उसी का कर्म इस दूसरे आश्रित उपवाक्य में बताया गया है कि कल छुट्टी रहेगी। तो इसमें जो क्रिया है कि प्रधानाचार्य ने कहा, इसी की बात को यहाँ पूरा किया जा रहा है अगले उपवाक्य में, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। और की योजक भी लगा है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण इसी तरह से जानते हैं। पिताजी को विश्वास है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। पिताजी को विश्वास है, ये मुख्य है, ये मुख्य बात है। इस वाक्य का मुख्य है यानी प्रधान उपवाक्य है, और इसी के जो कर्म है, इसमें जो क्रिया है उसका कर्म दूसरे में बताया जा रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ये आश्रित है, प्रधान उपवाक्य पर टिका हुआ है, निर्भर है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य, और की योजक से भी जुड़ा है। इसी तरह से एक और उदाहरण जान लेते हैं। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। ऐसा लगता है, ये प्रधान उपवाक्य है, और कि वर्षा होगी यहाँ पर यह आश्रित उपवाक्य हो गया, और की योजक से भी जुड़ा है, और यह ऐसा लगता है के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। ऐसा लगता है कहने पर हम सोचेंगे कि कैसा, किस बात की क्या कहा जा रहा है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए आश्रित उपवाक्य प्रकट होता है और बताता है कि आज वर्षा होगी, इसलिए यह उस पर आश्रित है और उससे संज्ञा को बता रहा है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब हम जानेंगे इसका दूसरा भेद, जिसको हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी भी रूप से होता है। जैसे उसमें तो संज्ञा उपवाक्य में की प्रयोग से होता था संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ, लेकिन विशेषण उपवाक्य में का जो प्रारंभ होगा वो संज्ञा वह किसी भी सर्वनाम के रूप से होगा। उदाहरण के लिए, यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। यह वही बालक है, ये प्रधान उपवाक्य है, जो कल चौराहे पर मिला था। तो जो ये सर्वनाम का एक भेद है, जो कल चौराहे पर मिला था, विशेषता भी बता रहा है ये कि बालक, किस बालक की बात की जा रही है, वही जो कि कल चौराहे पर मिला था। तो ये प्रधान उपवाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये विशेषता बता रहा है कि वही बालक जो कल चौराहे पर मिला था, इसलिए यह हो गया विशेषण उपवाक्य। इसी तरह से एक और उदाहरण है,
यह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। वह चोर पकड़ा गया, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। और उसकी विशेषता चोर की बताई जा रही है कि जिसने कार चुराई थी, तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य। और जिसने, ये भी प्रयोग है, जिसने के प्रयोग से स्पष्ट हो रहा है सर्वनाम का एक भेद है ये, तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि यह विशेषण उपवाक्य है। इसी तरह से एक और उदाहरण जान लेते हैं। यही वह घड़ी है जिसे सुमन ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। यही वह घड़ी है, ये हो गया प्रधान मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। और जिसे सुमन ने मुझे जन्मदिन पर दिया था, उस घड़ी की ये विशेषता बताई जा रही है आश्रित उपवाक्य में, इसलिए यह उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य हो गया। तो इस तरह से ये विशेषण उपवाक्य है जिसमें कि प्रधान उपवाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्रिया की विशेषता बताता है। इसका जो आश्रित उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद होते हैं। जितने क्रिया विशेषण के भेद होते हैं उतने ही क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी भेद होते हैं। चलिए इन भेदों के साथ हम इनको समझते हैं। पहला होता है कालवाचक उपवाक्य, यानी काल यानी समय, समय जिसमें बताई जाए ऐसा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता हुआ जो अगला आश्रित उपवाक्य होगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। जब वर्षा हो रही थी तब, ये उस समय की बात बताई जा रही है कि जिस समय वर्षा हो रही थी उसी समय छात्र मैदान में थे। तो समय को ये दर्शा रहा है, समय को हम काल भी कहते हैं, इसलिए ये कालवाचक उपवाक्य है। और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इसमें, वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। प्रधान उपवाक्य में जो वाक्य है इसमें वर्षा हो रही थी, इस क्रिया की विशेषता अगले वाक्य में है कि तब छात्र मैदान में थे, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया वाक्य का ये पहला भेद कालवाचक उपवाक्य है। दूसरा स्थानवाचक उपवाक्य। स्थानवाचक उपवाक्य का उदाहरण है, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ। ये जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, जो स्थान की बात की गई है कि जिस जगह पर, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। तो स्थान को बताने का काम हो रहा है यहाँ पर। और क्रिया की विशेषता कि तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आने वाले स्थानवाचक उपवाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से रीतिवाचक उपवाक्य होता है। इसका तीसरा भेद, रीति यानी प्रकार, ढंग, तरीका, इसको कहते हैं एक रीति। तो रीतिवाचक उपवाक्य का उदाहरण है, जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। लिखना क्रिया है और लिखने की विशेषता अगले वाक्य में आश्रित उपवाक्य में बताया जा रहा है कि वैसा मैं भी लिखता हूँ, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। और जैसा लिखता हूँ यानी जिस तरीके से लिखता हूँ, जिस ढंग से लिखता हूँ वैसा मैं भी लिखता हूँ। जैसा वह लिखता है तो ये उसके लिखने के तरीके को बता रहा है, ढंग को बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक उपवाक्य है। कहीं भी अगर इस तरह की बात आए कि कोई किसी तरीके की बात हो, किसी ढंग की बात हो, तो वो रीतिवाचक उपवाक्य हो जाता है। इसी तरह से अगला है परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाण कहते हैं मात्रा को, किसी चीज़ की मात्रा कितनी है इसको कहते हैं परिमाण। तो परिमाणवाचक उपवाक्य में मात्रा बताई जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया, यानी जितना काम किया एक मात्रा यहाँ पर निर्धारित है, उतना फल मिल गया। तो इस तरह से किसी वाक्य में किसी भी चीज़ की मात्रा बताई जाए, किसी भी वस्तु की मात्रा बताई जाए या किसी भी चीज़ की मात्रा बताई जाए, उसको हम कहेंगे परिमाण, क्योंकि वो परिमाण यानी मात्रा।
तो जितना उसने काम किया उतना फल उसको मिला। काम करना क्रिया है, इसकी विशेषता उतना फल मिला। आश्रित उपवाक्य में बताया जा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। और क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आने वाले परिमाणवाचक उपवाक्य हुआ, क्योंकि एक परिमाण निर्धारित करता है, एक मात्रा बताता है। अगला है परिणामवाचक उपवाक्य, परिणाम हेतु सूचक उपवाक्य जिसको बोलते हैं। तो परिणाम और परिमाण में फ़र्क है। परिमाण मात्रा और परिणाम का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या निकल के आ रहा है आपके पास, उसका फल, ये हो गया परिणाम। परिणाम उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस या किसी कार्य का जो कारण होता है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, इस तरह से परिणामवाचक उपवाक्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम इससे देखते हैं, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता, ये प्रधान उपवाक्य है, तो अवश्य सफलता मिल जाती। यह आश्रित उपवाक्य है। प्रयास करना क्रिया है और उसकी विशेषता में अगले वाक्य में बताई जा रही है उपवाक्य में, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। और कारण कार्य की भी बात हुई है कि अगर इस तरह से कारण होता कि प्रयास किया गया होता तो सफलता मिल जाती, तो ये उसका परिणाम बता रहा है, तो इसलिए यह परिणामवाचक उपवाक्य है। परिमाण अलग है जो मात्रा बताएगा, और परिणाम अलग है जो कि उसके कार्य को बताएगा कि कितना आपने किया और कैसा काम हुआ। तो इसमें दोनों तरफ जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है या मिश्र वाक्य में व्यधिकरण योजक होते का प्रयोग होता है, जो दोनों वाक्य के दोनों तरफ लगा होता है। जैसे यदि मैंने पूरा प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। इधर यदि है, उधर तो है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में गौण उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य के तीनों भेद को जाना। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगले वीडियो में हम लोग रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, जिससे कि आप लोगों को वाक्यों को बदलने में आसानी होगी, सुविधा होगी, और इसका अभ्यास करेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।